सर फॉर्मूला एक दो नहीं, क्लास 10th का कंप्लीट फॉर्मूला, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, ऑल फॉर्मूला और विथ महत्वपूर्ण पॉइंट, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं। सर क्या फॉर्मूला पे आधारित डायरेक्ट सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, वो भी 1 2 3 4 मार्क्स के नहीं, लगभग 20 मार्क्स के सवाल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे दिखाई देंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, सभी फॉर्मूला अगर आपकी दीवार पे चिपके हुए हैं और सभी फॉर्मूला याद है, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद है, तो आपके 20 अंक फॉर्मूला पे आधारित जो है आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे फॉर्मूला को देखने वाले हैं। आपके क्लास 10th मैथ में एनसीईआरटी बुक में जितने भी फॉर्मूले पढ़ने हैं या जितने भी सवाल बनाने के लिए फॉर्मूले जरूरी है, वे सारे फॉर्मूले आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे। धर्मेंद्र सर की क्लास में अगर आप फुल कोर्स करते हैं, फुल कंप्लीट क्लास करते हैं, तो जितने फॉर्मूले हम क्लास में लिखाते हैं, जितने महत्वपूर्ण पॉइंट लिखाते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ आज हम आपके सामने आए हुए हैं। बड़ा ही मेहनत लगा है हमें, लगभग 10-15 दिन से इस फॉर्मूले पे हम काम कर रहे थे और हमारे टाइपिस्ट साहब भी, है ना, तब जा करके हम लोगों ने यह तैयार कर पाया है। क्योंकि केवल इंपॉर्टेंट अगर फॉर्मूले देखा जाए, जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट 4-5 जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, तो उसको कंबाइन करके लाना बड़ा आसान था, है ना, वो तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन कंप्लीट फॉर्मूलों का संग्रह कहीं पे भी नहीं था। तो आज आपको इस क्लास में कंप्लीट फॉर्मूला मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, एक एक करके सभी फॉर्मूलों को हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, आप क्या करेंगे, अगर आपके पास फॉर्मूले एक जगह नहीं लिखे हुए हैं तो आप एक जगह लिख सकते हैं। सर कुछ दूसरा उपाय सर लिखना नहीं चाहते हैं, तो अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको इन सभी फॉर्मूलों का हम पीडीएफ भी देने वाले हैं, है ना। कहाँ पे मिलेगा इसको हम आपके वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आइए फॉर्मूलों को देखते हैं। सर चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। कहाँ से? चैप्टर नंबर 1, जो यह आपका वास्तविक संख्या चैप्टर है, यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, आप चैप्टर तो पढ़े ही होंगे, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट तरीके से, थोड़ा फास्ट में बस हम आपको फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं उनको बताते हुए तेजी में बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 25-30 मिनट में बातें समाप्त हो जाए हमारी, ठीक है ना। तो आइए, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो आपको याद होना ही चाहिए, अगर इस तरह से नहीं याद है तो यह वाला याद होना चाहिए, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो 1 अंक का तो ऑब्जेक्टिव आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। तो यह अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या होता है, यह यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? 2 होता है। 1 अंक तो यहाँ से फिक्स है भाई साहब, 1 अंक तो यहाँ से फिक्स है। 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ मतलब मस। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। और 2 अभाज्य संख्याओं का, कोई भी 2 अभाज्य संख्या जैसे 3 और 5, इसका एचसीएफ क्या होगा? 5 × 15 होगा। तो वही बात लिखा हुआ है, 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है? AB होता है, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद है, फास्ट ही करेंगे, बस आप देखते जाइए क्या क्या आपको, इसके बाद आप छाप लीजिएगा या पीडीएफ निकाल लीजिएगा, ठीक है। आइए, इसके बाद है कुछ, यह जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आपको एलसीएम निकालने वाला। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि से। वह यहाँ पे लिखा हुआ है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटी घात का गुणनफल। एलसीएम क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों के सबसे बड़े घात का गुणनफल, ठीक है ना। और उसके बाद यह जो आपका एक 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा, यह जो कॉन्सेप्ट है यह तो आपको याद होना ही चाहिए। इसी को शॉर्ट रूप में हम लोग ऐसे लिखते हैं, A × B बराबर एचसीएफ ऑफ AB और गुणे एलसीएम ऑफ AB, ठीक है। इसके बाद देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में एलसीएम लिखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या, यहाँ पे एलसीएम होगा, सॉरी, यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ, ठीक है ना। तो यह आपके कॉपी में छपा होना चाहिए। यह एक प्रमेय है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करने के लिए यह वाला कॉन्सेप्ट आता है ना आपके सामने। उसके बाद किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है? बोले ना, हर एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इसलिए तो 15-20 दिन हमें मेहनत करना पड़ा, ठीक है ना। हर एक पॉइंट इतना डिटेल्स में आज तक
कहीं भी यूट्यूब पे आपको फॉर्मूले नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट मतलब कंप्लीट ही फॉर्मूले, इसलिए बड़ा ही शिद्दत के साथ आप लोग देखिए और कोशिश कीजिए कि हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। किसी भी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। इस पे भी आधारित एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद है शांत और अशांत पर पहचानने वाला कॉन्सेप्ट जो है 2n इंटू 2 पे पावर n गुने 5 पे पावर m वाला जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी किसी भी परिमेय संख्या का अगर हर जो है 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर m के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है ना। तो यह रहा आपके सामने वास्तविक संख्या का कंप्लीट फॉर्मूला। क्या इससे ज्यादा कुछ है क्या? हर एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताया, हर एक फॉर्मूला भी, ठीक है ना। अब आइए बहुपद चैप्टर की तरफ। बहुपद चैप्टर में सबसे पहले तो आपको बहुपद क्या होता है इसी की यह पहचान करने आना चाहिए। यहाँ पे हमने आपके सामने 2 एग्जाम्पल भी लिख दिया कि यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे -1 पावर आ रहा है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। साथ ही साथ यह बहुपद है क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह एक पूर्ण संख्या है। तो बहुपद के पहचान पर आधारित 1 अंक का सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद है बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको याद होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा और बीटा रहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, यह तो आपको याद होना ही चाहिए। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, यह भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि द्विघात बहुपद के गुरुजी 2 गो शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं? 2 गो शून्यक होते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में द्विघात बहुपद का आलेख के बारे में पूछा जाता है। कैसा आलेख होता है? आपका जवाब होगा गुरुजी, आपका जवाब होगा सर परवलय होता है। क्या होता है? परवलय होता है। रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो आप कहेंगे एक रेखा, एक सरल रेखा होता है, ठीक है। यह हो गया द्विघात बहुपद का मामला, यहां पे हो गया समाप्त। अब है त्रिघात बहुपद का। तो त्रिघात बहुपद आपके विविध प्रश्नावली में है, लेकिन आपको भी पता है कि बहुत बार आपके एग्जाम में त्रिघात बहुपद पर आधारित सवाल पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिएगा, यदि किसी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो यह रहा आपके सामने संबंध, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा 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 अल्फा गामा यहाँ पे लिखिएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा यहाँ पे होगा, या अल्फा गामा लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। इसको गामा अल्फा लिखना ज्यादा सही है, ठीक है ना। यह कितना होता है? c/a, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है? -d/a। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब द्विघात, कभी कभी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिए रहते हैं और द्विघात बहुपद पूछ देता है, तो फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। यह फॉर्मूला आपके सामने याद होना चाहिए। k क्या है? एक अचर संख्या है। कभी कभी यह लिखा रहता है कि 2 शून्यक वाले, शून्यक 3 4 वाला या शून्यक 5 7 वाले कितने द्विघात बहुपद संभव है? तो इसका जवाब है अनेक। इसका क्या जवाब है भैया? इसका जवाब है अनेक द्विघात बहुपद संभव है, ठीक है। अब आइए, यदि किसी त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक, तो त्रिघाती बहुपद वाला भी सवाल पूछा जाता है क्या? हाँ, कभी कभी पूछा गया है, 1-2 बार पूछा गया है, ठीक है ना। त्रिघाती बहुपद के 3 शून्यक दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि आप त्रिघाती बहुपद बताइए, तो यह रहा आपके सामने फॉर्मूला। बढ़े आगे, चलिए यहां पे देखिएगा, बहुपद में एक और सवाल आता है आपके एग्जाम में। बहुपद में एक और सवाल आता है गुणनखंड से रिलेटेड, है ना। यहां पे लिखा रहता है यदि x प्लस a जो है, या अल्फा लिखा रहता है, x प्लस a किसी px बहुपद का एक गुणनखंड है तो px बहुपद का एक शून्यक, ये 2 बार लिखा गया है ना, px बहुपद का एक शून्यक क्या होगा? तो यहाँ पे प्लस लिखा रहता है तो माइनस होता है। अगर यहाँ पे x माइनस ए लिखा रहता है गुणनखंड तो शून्यक हो जाता है एक सिर्फ a। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस a। समझ में आया? वाह सर, वाह सर, आप तो हमें आज की क्लास में कमेंट बॉक्स में थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भर देंगे, ठीक है ना, इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि कंप्लीट है, क्योंकि कंप्लीट है सर। यदि किसी px बहुपद का एक शून्यक a है तो px बहुपद का एक गुणनखंड क्या होता है? अगर यहाँ पे प्लस वाला रहता है शून्यक तो माइनस वाला गुणनखंड हो जाता है x माइनस ए। यहाँ पे अगर माइनस वाला शून्यक है तो x प्लस ए क्या हो जाता है? गुणनखंड। जैसे मान गए 5 शून्यक है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा बहुपद का? x माइनस 5, ठीक है ना। -6 शून्यक है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा? x प्लस 6। यह बात आपको लिखा होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुपद हो गया समाप्त, खत्म खत्म खत्म। अब है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात।
जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। व्यापक रूप तो आपको याद होगा ही, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि कितने हल होंगे, आलेख कैसा होगा, कितने हल होंगे, यहां पे आलेख कैसा होगा, विरोधी होगा कि अविरोधी होगा, आश्रित होगा, क्या होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। यहां पे लिखा हुआ है विद कंडीशन, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अब इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं भाई साहब, अब इससे ज्यादा और क्या दे, चाहिए तो बोलो, कमेंट करो, जरूर देंगे। ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि का अगर डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद रहे या इसका हमें आपको ट्रिक भी बताए हुए हैं, तो बस उसी को एक बार दो बार ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। चलिए, बस द्विघात दो चर वाला रैखिक समीकरण में इतना ही कॉन्सेप्ट था, इससे ज्यादा तो कॉन्सेप्ट है नहीं। ग्राफ वगैरह का कॉन्सेप्ट है तो ग्राफ तो आपको बनाने आने चाहिए। द्विघात समीकरण, सर सबसे पहले तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आखिर होता क्या है, तो सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यह होता है, यह आपको पता होना चाहिए। और द्विघात समीकरण का शून्य के क्या होता है, मूल क्या होता है, कोई जरूरी नहीं, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखेगा तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे विवेचक का फॉर्मूला, अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो विवेचक या विविक्तर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह वाला फॉर्मूला तो आपको एकदम ही याद होना चाहिए। यहाँ पे द्विघाती सूत्र, अगर द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप यह है तो द्विघाती सूत्र क्या होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, या इसी चीज को ऐसे भी याद रखते हैं आप, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a। एक बार देखे रहेंगे ना, तो जब आप फॉर्मूला लिखने चलेंगे खुद से तब आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें एकदम क्लियर आएगी कि हमको इसके बाद यह लिखना है। ठीक है ना, नहीं देखेंगे डायरेक्ट छापने जाएंगे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब आइए, लिखा हुआ है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व कैसे पता करें, तो आपको पता है ही कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर या इक्वल टू 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, अगर लेस देन 0 होता है तो हम लोग कहते हैं कि कोई वास्तविक मूल नहीं। यही दोनों मेन पॉइंट है आपके सामने कि हाँ सर यह दोनों मेन पॉइंट है, यही आपको याद होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। यह तो मूलों का अस्तित्व हुआ, मूलों की प्रकृति भी तो कुछ होता है सर, मूलों का प्रकृति भी तो कुछ होता है ना, बिल्कुल होता है गुरुजी। आइए, मूलों का प्रकृति में हम लोग क्या देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। अगर इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए, कहते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं। क्या, कोई वास्तविक मूल नहीं गुरुजी। आइए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध, तो जो द्विघात बहुपद में संबंध है वही द्विघात समीकरण में भी संबंध है। तो आप बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, ये तो आपको याद है ही, यह वाला भी आपको याद ही है। अगर 2 मूल दिया रहे या 2 शून्यक दिया रहे तो कैसे, मूल दिया रहे शून्यक दिया रहे तो हम लोग कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, और मूल दिया रहे तो कैसे द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। यह फॉर्मूला आपको बहुपद चैप्टर से ही याद है, नहीं याद हो तो यहां से याद कर लेंगे। अब आइए आगे, समांतर श्रेणियां एपी चैप्टर, यहां पे आइए। सबसे पहले एपी चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, सार्वंतर के बारे में गुरुजी। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 से निकालते हैं। सार्वंतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, हाँ 1-2 पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा। समांतर श्रेणी में 2 लगातार पदों के बीच के अंतर को हमेशा समान होते हैं, सार्वंतर कहलाता है, यह बात आपको पता है। सार्वंतर को डी से व्यक्त करते हैं, मेन पॉइंट है यहाँ पे यह वाला ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। सार्वंतर धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है, यह वाला पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। उसके बाद किसी भी एपी का अगर प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहे, प्रथम पद और सार्वंतर दिया रहे तो उसका व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यह तो आपको पता होना चाहिए। एपी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद एस एन वाला फॉर्मूला जो 2 है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस n। हो गया, इतना ही तो फॉर्मूला है। अभी थोड़ा सा और है, यह वाला प्राकृत संख्या वाला है ना,
कि प्राकृत संख्याओं का जोड़, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, और प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? क्या हम सिर्फ यह करने के लिए फॉर्मूला बता रहे हैं कि हाँ चलो बता देते थोड़ा बचवा सको, है ना, बचवा सा खुश हो जाएगा? नहीं, कंप्लीट, कंप्लीट मतलब कंप्लीट फॉर्मूला है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, एक भी कॉन्सेप्ट आपका खाली नहीं गया है अभी तक। इसी के साथ बीजगणित के जितने भी चैप्टर है, जो 5 चैप्टर है, उसके सारे फॉर्मूले यहाँ पे डन हो गए हैं। अब है त्रिभुज में, तो त्रिभुज में तो आपको प्रमेय याद होना चाहिए कि समरूपता क्या होता है, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, यह बात आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। उसके बाद थेल्स प्रमेय क्या है, यह आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, यह आपके कॉपी पे भी छपा होना चाहिए फॉर्मूला वाले सीट पर। उसके बाद थेल्स विलोम क्या है, ए समरूपता क्या है, एस समरूपता क्या है, एस समरूपता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस में भी 3 प्रमेय हम आपको पढ़ाने वाले हैं, अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो, ठीक है ना। और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय फिर से है, बस हो गया, पाइथागोरस इतना ही है। तो आपको हमने सर इसको पढ़ पढ़ के बताइए ना भाई, इसको जो नहीं पढ़ा होगा उसे तो ऐसे ही नहीं समझ में आएगा क्या क्या लिखा हुआ है ना। अगर आप अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो हम पढ़ाने वाले हैं, अगर पढ़े हुए हैं तो बस आपको यह फॉर्मूला चार्ट पे लिख देना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है। सबसे पहला सबसे VBI निर्देशांक ज्यामिति से सर 20 अंक आप दावा किए थे, हाँ 4-5 अंक तो निर्देशांक ज्यामिति दे देगा आपको, 4-5 अंक निर्देशांक ज्यामिति से ही दे देगा फॉर्मूला। चलिए आइए यहाँ पे देखेंगे, x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है ना, और y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है, यह याद होना चाहिए आपको। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² प्लस y², और दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का √अंडर। आइए आगे बढ़ते हैं। सर विभाजन सूत्र क्या होता है, अगर 2 बिंदु दिया रहे, 2 बिंदु यहाँ पे A और B दिया रहे, ठीक है ना, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, यह बात आपको P बिंदु का निर्देशांक क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 y1, और आपको ज्यादा क्लियर रहेगा, और यहाँ पे x2 y2, ठीक है ना। दिया हो गया आपके सामने विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो यह आपके सामने रहा विभाजन सूत्र। इसी के बाद मूल मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फॉर्मूला भी आपके साथ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। एक और होता है सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला, आपके क्वेश्चन बैंक में तो भर भर के सवाल भरे पड़े हैं कि केंद्रक का फॉर्मूला बता, केंद्रक निकाल कर बताइए। तो केंद्रक का फॉर्मूला यह आपके सामने रहा, कौन रहा गुरुजी, यह वाला केंद्रक का फॉर्मूला आपके सामने यह रहा। तो ये सब फॉर्मूला आप याद कर लेंगे ना, यहां सर कर लेंगे। त्रिभुज के अंतः केंद्र पे आधारित एक बार सवाल पूछा गया, अंतः केंद्र का यह फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको याद होना ही चाहिए कि 1/2 इंटू x1 इंटू, यहाँ पे देखेंगे कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, यह फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब जो है संरेखी वाला भी कॉन्सेप्ट, सर यह तो लिखा रहता है, यह वाला फॉर्मूला नहीं लिखा रहता है, तो देख रहे हो ना, यह भी है, यह भी फॉर्मूला हमने लिख दिया है कि अगर 3 बिंदु यह संरेखी होंगे तो होंगे यदि इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, या जो तीनों बिंदु संरेखी हो जाएंगे, जब इनसे बनने वाले त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाले तो 0 आ जाए, हो गया। अब तो कुछ बचा हुआ है ही नहीं भैया, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कुछ भी नहीं बचा हुआ है। त्रिकोणमिति का परिचय है ना, त्रिकोणमिति का परिचय जो आपका चैप्टर है उसकी शुरुआत होने जा रहा है। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब, ठीक है ना। एक बार चेक भी कर ले रहे हैं, चेक तो पहले से किए हुए हैं, लेकिन कभी कभी नजरें नहीं जा पाती है, लेकिन अभी तो एकदम क्लियर पता चल रहा है, ठीक है ना। तो कुछ गलत होने की संभावना नहीं है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टैन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टैन थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा
कोसेक थीटा। और उसके बाद यह जो तीन महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इतना ही तो पढ़ना है आपको भैया, इतना ही तो पढ़ना है आपको। हाइट एंड डिस्टेंस में तो कोनो फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ उन्नयन कोण और नमन कोण है। रचना चैप्टर में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। 2 चैप्टर तो ऐसे फॉर्मूला रहित चैप्टर है, फॉर्मूला रहित, फॉर्मूला से वंचित चैप्टर 2 चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस और रचना। बाकी आइए वृत्त में, तो वृत्त अगर आप पढ़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हुए हैं तो आप पढ़ेंगे आगे। और ये सभी महत्वपूर्ण प्रमेय है यहाँ पे कि छेदक रेखा क्या होता है ना। छेदक रेखा के पे आधारित भी 1-2 बार सवाल पूछे गए हैं। यार आज छेदक रेखा, उसी का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद स्पर्श रेखा के बारे में इतनी पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि स्पर्श रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है ना। ये सभी बातें पढ़ लेंगे आप लोग। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। नहीं, स्पर्श रेखा नहीं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। या जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को पर मिलती है वह स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर आप वृत्त चैप्टर पढ़े हुए तो आपको पता है कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या, वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। जैसे यह वृत्त है, यहाँ पे बता ही देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त है और एक यहाँ पे वृत्त है। तो लिखा हुआ है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो और केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यहाँ पे कोई बिंदु है तो कितने स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, मान गए कोई बिंदु यहाँ पे है तो कितने स्पर्श रेखा? सिर्फ 1 स्पर्श रेखा। वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु यहाँ पे है तो वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? 1 भी नहीं। तो आप यह डायग्राम भी बना लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो यह बात अगर आप वृत्त चैप्टर पढ़े हुए हैं तो इस तरीके से बना लीजिएगा, डायग्राम अच्छा रहेगा। इस तरीके से एक लंब डाल दीजिएगा, त्रिज्या जो है लंब है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होता है। जैसे यह कोई वृत्त है और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए तो यह दोनों बराबर होता है। ये को सवाल तो लिख कर रख लो, इस पे आधारित एक सवाल और इस पे आधारित एक सवाल रहता ही रहता है। दोनों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है ना। 2 ही महत्वपूर्ण प्रमेय आपके बुक में दिए गए हैं। ऐसे जो वृत्त चैप्टर में जो सवाल है उससे और भी कॉन्सेप्ट निकलते हैं, है ना। तो वो तो सवाल के साथ ही हम लोग कर पाएंगे ना। बाकी प्रमेय तो आपके बुक में 2 ही हैं, है ना। चलिए अब है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्लास 8th में जितने फॉर्मूले थे वही सभी फॉर्मूले क्लास 10th में भी है, थोड़ा सा ज़्यादा है। यह जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ये सभी बातें लिखा हुआ है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या के गुनी कर दिया जाए तो परिधि कितना हो जाता है, क्षेत्रफल कितना हो जाता है, यह बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्धवृत्त का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, है ना। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? पाई आर प्लस 2r, मतलब r इंटू पाई प्लस 2। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे में 2, ठीक है ना। एक ही बात तो 2 जगह लिखा हुआ है, बस एक जगह लिख लीजिएगा, है ना। या सही है। यहाँ पे अर्धवृत्त लिखा हुआ है, अर्धवृत्त की परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सही है ना। सहकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? आपको तो पता है, जैसे यह वृत्त और यह वृत्त, यह दोनों क्या है? सहकेंद्रीय वृत्त है। इसकी त्रिज्या को स्मॉल r बोलते हैं और इसकी त्रिज्या को कैपिटल R बोलते हैं। और यह वाला जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग यह वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा सर? यह जो वलय का क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू r1 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर। पहले भी हम फॉर्मूला का 2 क्लास ले चुके हैं, पिछले साल, उसके पिछले साल ऑनलाइन में, है ना। लेकिन अब की बार क्या नया हम दे रहे हैं आपके सामने कि अब की बार हम ऑल फॉर्मूला लिख कर लाए हैं आपके सामने कि आपका टाइम बच जाए, आपको एक पीडीएफ प्यारा सा मिल जाए जिसको आप चाहे तो प्रिंट वगैरह भी करवा सके, ठीक है ना। तो वह पीडीएफ भी हम डालवाने वाले हैं आपके लिए, बता देंगे लास्ट में, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई r स्क्वायर, और कोण थीटा वाले चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुने 2 पाई r, याद होना चाहिए भैया। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल
एक क्वेश्चन 100% पाई आर स्क्वायर बटे में 4। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यह होता है, यह आप याद रख सकते हैं, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बढ़े आगे, हो गया वृत्त चैप्टर में तो इतना ही है, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, है ना। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जितने भी फॉर्मूले हैं, सबसे पहले आयत। सर फुल क्लास में जो है फुल कोर्स में हम आपको आयत का भी क्षेत्रफल पढ़ाते हैं क्लास 10th में, तो वह यहाँ पे लिखा हुआ है आयत का विकर्ण √L² + B², यहाँ पे वर्ग का विकर्ण, यहाँ पे देखिएगा भुजा √2, है ना। इस तरीके से सभी आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। घन का विकर्ण जो है A√3, कितना बार सवाल पूछा जा चुका है लगातार इधर 2-3 सालों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है, पृष्ठों की संख्या, घनाभ का विकर्ण √L² B² H², घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L + B × H, और यह वाला, इस सब का ट्रिक हम आपको बताए हुए हैं क्लासेज में। अब आइए यहाँ पे, यह सर यह सवाल में आता है भैया, हमने क्या बोला था आपको, प्रॉमिस किया था ना कि एनसीईआरटी के ऑल कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है यहाँ पे मिल जाएगा। सर यह भी एक सवाल में आता है ना, जब आप शंकु के छिनक पढ़ रहे होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। यह आपको याद होना चाहिए। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुछ संबंध है, यह आप लिख लेंगे। बेलन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पे यह पार्श्व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे रहा। अब आइए यहाँ पे शंकु के आयतन का फॉर्मूला यह रहा, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यह रहा πr/l, और शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × L + R, यह भी आपको याद होना चाहिए सर। आइए आगे बढ़े, गोला का आयतन 4/3 πr³, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², और गोलाकार छिलके का आयतन समझते हैं ना, एक गोला और एक गोला, तो छिलका कौन हो गया सर, यह अगर मान गए स्मॉल r है और यह वाला कैपिटल R है, तो यह वाला जो छिलका है उसका आयतन का फॉर्मूला यह है 4/3 πr² - 4/3 πr²। यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन भी ले सकते हैं, 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो r³ - r³ बच जाएगा। ऐसे भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन यह ज्यादा आसान है ना, भूलेंगे नहीं आप इसको। अब आइए आगे बढ़ते हैं अर्धगोला के बारे में। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला 2/3 πr³। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। लेकिन सीधे बोल दिया जाए कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए या अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तब इसका जवाब होगा 3πr²। ठीक है ना, बातों का रखेंगे ख्याल। शंकु का छिनक पे आधारित फॉर्मूला है, शंकु के छिनक का आयतन का फॉर्मूला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला, शंकु के छिनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गए समाप्त। अब है बारी सांख्यिकी की। सांख्यिकी में 3-4 महत्वपूर्ण फॉर्मूले याद रख लेंगे आप लोग। माध्य का सबसे पहले तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह वाला फॉर्मूला आपको भी पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 × माध्यक - 2 × माध्य। माध्य का फॉर्मूला सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। बहुलक का फॉर्मूला mo बराबर L + f1 - f0 बटे में 2f1 - f0 - f2 × h, और माध्य का फॉर्मूला L + n/2 - a/f × h। बढ़िया आगे, समाप्त। फॉर्मूला तो इतने ही है सांख्यिकी में, है ना। थोड़ा बहुत और बेसिक कॉन्सेप्ट है तो वो तो काफी बेसिक है, क्लास 9th के है ना। चलिए प्रायिकता के बारे में बात करते हैं। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम 2 होते हैं, 2 सिक्के को उछालने पर 4 होते हैं, 3 सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम 8 होते हैं, यह आपको याद होना चाहिए। एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 संभव परिणाम होते हैं, 2 पासे को एक बार फेंकने पर 36 संभव परिणाम होते हैं, या 2 पासे को एक बार फेंके या एक ही पासे को 2 बार फेंके 36 कुल संभव परिणाम होते हैं। अब आइए यहाँ पे प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभव परिणाम। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 1 नहीं 0 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 नहीं लिख लीजिएगा, यह 0 है, 0 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकता का योग 1 होता है, ठीक है। चलिए, और यह रहा ताश। ताश भी आप पहचान लीजिएगा, है ना, कौन चीरी है, कौन बादशाह है, कौन बेगम है, कौन ईंट है, तो यह रहा ताश। बस हो गया खलास, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, अब कोई फॉर्मूला नहीं बचा हुआ है, कंप्लीट फॉर्मूला।
सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे मुकाम बैच के अंदर मिलेगा, या आपको टेलीग्राम पे, पीडब्ल्यू का बिहार बोर्ड वाला जो टेलीग्राम है ना, उस टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस टेलीग्राम पे आपको फॉर्मूला का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहे तो उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और यह जो अभी हमने क्लास में बताया, यह पीडीएफ भी आपको मुकाम बैच और टेलीग्राम पे हम आपके डलवा देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आप हमें यह बता कर जाइए कि यह जो है फॉर्मूला वाला जो क्लास है आपको कैसा लगा। हर बार तो नवंबर में जाकर के फॉर्मूला देते थे, इस बार हमने आपको पहले ही दे दिया कि भैया पहले ही ले लो, दीवार पे चिपका लो और याद कर लो, ठीक है ना। और यह जो पीडीएफ भेजेंगे आप इसको मोबाइल में संभाल कर रखिएगा, कहीं भी जाते उठते बैठते एक बार बैठ कर पढ़ लीजिएगा, कहीं घूमने जा रहे हैं एक बार देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से, ठीक है ना। तो बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता के जाइएगा और फिर ऐसे ही बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली सेशन में, तब तक ले जाइए, धन्यवाद, बाय 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 बाय।